बलराम और बिरजू जंगल के रास्ते किशनगढ़ राज्य जा रहे थे कि तभी बलराम बिरजू से बोला, बिरजू भैया, मेरे तो पैर थक चुके हैं, क्यों ना कहीं बैठकर थोड़ा सा आराम कर लिया जाए। अरे नहीं बलराम, ऐसा करने की सोचना भी नहीं। क्या तुम्हें पता नहीं, इन जंगल के पास वो रहस्यमय गुफा भी है। बिरजू भैया, उस गुफा के बारे में सुना तो मैंने भी है। आखिर क्या रहस्य है उस रहस्यमय गुफा का? वो सब तो मुझे भी नहीं पता, बस उसके बारे में मैंने कुछ डरावनी अफवाहें ही सुनी है। मैंने सुना है बिरजू भैया कि कुछ महीने पहले किशनगढ़ के महाराज की पत्नी रुक्मणी सैनिकों के साथ जंगल में शिकार करने गई थी, जो उसी गुफा के पास से अचानक ही गायब हो गई। बलराम, सिर्फ महारानी रुक्मणी ही गायब नहीं हुई, बल्कि उनके साथ जितने सैनिक भी थे वो भी गायब हो गए। कहते हैं कि महारानी और उनके सैनिकों को आखिरी बार इस गुफा के पास दिखा गया था। उसके बाद से उन सबका कुछ भी पता नहीं। तभी अचानक बलराम के पांव रुक गए। क्या हुआ बलराम, तुम रुक क्यों गए? बलराम सामने की ओर इशारा करते हुए बोला, वो रहस्यमय गुफा कहीं वो तो नहीं है? बिरजू ने जैसे ही देखा तो उसकी नजर सामने झाड़ियों से घिरी हुई एक विशाल गुफा में पड़ी। तभी उस गुफा के अंदर से अजीबोगरीब आवाजें आने लगी। बिरजू तुरंत बलराम से बोला, अब हम दोनों को सिर्फ चलना ही नहीं है बलराम, बल्कि दौड़ना है। बलराम और बिरजू अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर वहां से भागने लगे। दोनों राज्य की सीमा के निकट पहुंचकर बेहोश होकर गिर पड़े। आखिर क्या रहस्य है रहस्यमयी गुफा का, ये जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। बहुत समय पहले की बात है कि किशनगढ़ राज्य में रतन नाम का एक नटखट युवक रहा करता था। रतन की नटखट और शरारती हरकतों से किशनगढ़ राज्य का हर व्यक्ति चिढ़ता था। एक दिन रतन अपने घर में आया ही था कि तभी उसकी माँ क्रोधित होकर रतन से बोली, रतन, तुम्हारी शरारतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ऐसा कोई सा दिन नहीं जाता जब कोई तुम्हारी शिकायत लेकर घर नहीं आता। आप भी कमाल करती है, यही तो खेलने कूदने के दिन होते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया रतन, अब तुम पूरे 25 वर्ष के हो गए हो। अरे तुम्हारी उम्र के लड़कों की शादियां हो जाती है, मगर तुम्हारी इन्हीं बचकाना हरकतों की वजह से आज तक किशनगढ़ राज्य का कोई भी व्यक्ति अपनी बेटी के लिए तुम्हारा रिश्ता लेकर नहीं आया। शायद मेरे भाग्य में कोई आम लड़की नहीं लिखी होगी माँ, कोई राजकुमारी लिखी होगी। जाओ बाहर, तुम्हारे पिताजी कितने देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अपनी माँ की बात सुनकर रतन घर से बाहर चला गया। बाहर रतन के पिता क्रोधित अवस्था में रतन की ओर देखकर बोले, अब मुझसे इस उम्र में जंगल में लकड़ियां नहीं काटी जाती। ये कुल्हाड़ी पकड़ो और जंगल से लकड़ियां काट कर लेकर आओ और अपनी इन शरारतों को खत्म करो और थोड़े गंभीर हो जाओ जीवन में। अपने पिता की बात सुनकर रतन कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल दिया और लकड़ियां काटने लगा। ढेर सारी लकड़ियां काटने के बाद रतन अपने आप से बोला, अरे बाप रे बाप, मैं तो बुरी तरह से थक गया। अब इन ढेर सारी लकड़ियों के गट्ठर को कौन उठाएगा? पिताजी इस भारी गट्ठर को घर तक कैसे लाते होंगे? तभी रतन की नजर गांव के मुखिया पर पड़ी, जो कि अपने नौकर से लकड़ियां कटवा रहा था। मुखिया को देखकर रतन मुस्कुराते हुए अपने आप से बोला, मुझे इन लकड़ियों के गट्ठर को उठाने की क्या आवश्यकता है? मुखिया का नौकर है ना। इतना बोलकर रतन तेज आवाज में कराहने लगा। रतन की कराहट की आवाज सुनकर मुखिया और उसका नौकर दौड़ते हुए रतन के पास आ गए। क्या हुआ रतन, तुम कराह क्यों रहे हो? क्या तुम्हें चोट लग गई है? क्या बताओ मुखिया जी, पिताजी ने मुझे लकड़ियां काट कर लाने को कहा था। मैं लकड़ियां काट रहा था कि अचानक कुल्हाड़ी मेरे पैर पर गिर पड़ी। मेरे पैर बुरी तरह से दर्द हो रहे हैं और अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं लकड़ियों का गट्ठर घर तक कैसे पहुंचाऊं। तुम्हें मेहनत करने की आदत नहीं है रतन, इसलिए सब कुछ हुआ। कितनी बार कहा है तुमसे कि आवारागर्दी छोड़कर मेहनत करो। खैर छोड़ो, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी लकड़ियों का गट्ठर मेरा नौकर घर तक पहुंचा देगा। मुखिया का नौकर रतन की लकड़ियों का गट्ठर उठाकर रतन के घर की ओर चलने लगा। रतन लंगड़ाने का नाटक करते हुए उसके पीछे पीछे चलने लगा। जैसे ही मुखिया का नौकर रतन के घर तक पहुंचा,
रतन नौकर से बोला। तुम्हारा काम यहाँ खत्म हुआ। अब ये लकड़ियों का गट्ठर मुझे पकड़ा दो, नहीं तो पिताजी मुझे डांटेंगे। तुम्हारे पैर में तो चोट लग गई थी। अरे वो तो मैंने तुम्हें और मुखिया जी को मूर्ख बनाया था, क्योंकि मैं इतना भारी लकड़ियों का गट्ठर यहाँ तक नहीं ला सकता था। ये सुनकर मुखिया का नौकर क्रोधित होते हुए बोला। रतन, मैं तुम्हारी शिकायत मुखिया जी से करूंगा। इतना बोलकर मुखिया का नौकर सीधे मुखिया के पास जाकर सारी घटना बताते हुए बोला। उसने आपसे झूठ बोला मुखिया जी, और उसने हम दोनों को मूर्ख बनाया। रतन की शरारतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। इसका कुछ ना कुछ तो इलाज करना ही पड़ेगा। तुम चिंता मत करो, मेरी एक सैनिक से दोस्ती है। कल वो मुझसे मिलने आने वाला है और कल मैं रतन की शिकायत करके रतन का दिमाग ठिकाने लगवा दूंगा। अगले दिन किशनगढ़ राज्य का सैनिक वीरू अपने दोस्त मुखिया से मिलने के लिए आ गया। मुखिया अपने दोस्त वीरू को सारी घटना बताते हुए बोला। रतन का कुछ इलाज करना पड़ेगा। तुम घबराओ नहीं, मुझे बताओ इस समय रतन कहाँ मिलेगा। अभी उसके होश ठिकाने लगा के आता हूँ। अरे वो कोई काम धंधा तो करता नहीं, दिन भर अमरूद के बगीचे में लेटकर आराम करता रहता है और मुफ्त के अमरूद खाता रहता है। वीरू तुरंत अमरूद के बगीचे में पहुंच गया। रतन एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ अमरूद खा रहा था। वाह, कितना स्वादिष्ट अमरूद है। तभी वीरू रतन की ओर देखकर बोला। जितना स्वाद चखना है चख लो, उसके बाद तुम कुछ दिनों तक किसी भी फल का स्वाद नहीं चख पाओगे। रतन सैनिक की ओर देखकर हंसता हुआ बोला। शक्ल से तो तुम मूर्ख दिखाई देते हो, लेकिन कपड़े तो तुमने बिल्कुल सैनिकों जैसे पहन रखे हैं। ये सुनकर वीरू बुरी तरह से क्रोधित हो उठा और अपनी तलवार निकालते हुए रतन से बोला। अब अगर एक भी शब्द तुमने कहा तो तुम्हारी गर्दन तुम्हारे धड़ से अलग कर दूंगा। वीरू ने इतना कहा ही था कि तभी रतन ने फुर्ती दिखाकर सैनिक की तलवार छीन ली। ये देखकर वीरू बुरी तरह से तिलमिलाकर बोला। मेरी तलवार मुझे वापस करो। तुम्हें किस मूर्ख ने सैनिक बना दिया? तुमसे अपनी तलवार भी पकड़ी नहीं जाती। तुम जरूर युद्ध के मैदान में महाराज को अपमानित करवा कर ही लौटोगे। इतना कहकर हंसते हुए वो तलवार लेकर वहाँ से भाग गया। इस घटना को किशनगढ़ राज्य का दूसरा सैनिक देख रहा था। वो तुरंत राजमहल पहुंचकर किशनगढ़ के राजा चित्रगुप्त को सारी घटना बताते हुए बोला। महाराज, मैंने अपनी आंखों से देखा कि एक नवयुवक ने हमारे राज्य के सैनिक से तलवार छीन ली और उसका मजाक उड़ाता हुआ वहाँ से भाग गया। तुरंत वीरू सैनिक को यहाँ बुलाया जाए। कुछ ही देर में वीरू सर झुकाए राजा चित्रगुप्त के सामने खड़ा हुआ था। मूर्ख सैनिक, यह तो अच्छा है कि इस घटना को सिर्फ हमारे सैनिक नहीं देखा। अगर कहीं ये घटना किशनगढ़ राज्य की प्रजा देख लेती तो उनका तो हमारे सैनिकों पर से भरोसा ही उठ जाता। तुम्हें सेना में रहने का कोई अधिकार नहीं। तुम्हें इसी समय सेना से निष्कासित किया जाता है। इतना बोलकर राजा चित्रगुप्त अपने सैनिकों से बोला। जाओ, जाकर रतन को बंदी बना लो और उसे घसीटते हुए यहाँ पर लाओ। कुछ ही देर में राजा चित्रगुप्त के सैनिक सारे राज्य में फैल गए। रतन किशनगढ़ के बाजार में खड़ा हुआ एक फल वाले से फल का भाव पूछ रहा था। अरे भाई, ये सेब क्या भाव दे रहे हो? अरे जाओ रतन भैया, सेब खरीदोगे तो नहीं, चखने के नाम पर 2-3 सेब खा जाओगे और मेरा नुकसान करवा दोगे। मैं तुम्हारे रोज सेब चखता हूँ, मगर मुझे कोई स्वाद ही नहीं लगता। जिस दिन मेहनत करके धन कमाओगे ना और उस धन से इस सेब को खरीदोगे, विश्वास करो तुम्हें उस दिन ये सेब बहुत मीठा लगेगा। तभी वहाँ पर किशनगढ़ के सैनिक आ धमके। एक सैनिक रतन की ओर देखकर बोला। तुम्हें हमारे साथ राजमहल चलना होगा। क्यों? महाराज को क्या अपनी पुत्री से मेरा विवाह कराना है क्या? रतन की ये बात सुनकर दूसरा सैनिक क्रोधित होकर उस सैनिक से बोला। महाराज ने इसे बंदी बनाने को कहा है ना कि इससे वार्तालाप करने को। उसके इतना बोलते ही रतन को गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ ही देर में रतन राजा चित्रगुप्त के सामने महल के अंदर खड़ा हुआ था। तभी रतन की नजर राजा चित्रगुप्त के बगल में बैठी हुई उनकी पुत्री राजकुमारी नीलम पर पड़ी। राजकुमारी नीलम को देखकर रतन अपने आप से बोला। राजकुमारी की सुंदरता के चर्चे तो मैंने सुन रखे थे,
लेकिन वो इतनी अधिक सुंदर होगी, ये तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तभी रतन के कानों में राजा चित्रगुप्त की आवाज टकराई। ऐसे खड़े खड़े मेरी पुत्री को क्या घूर रहे हो मूर्ख? क्या तुम्हें महाराज के सामने खड़े होने की भी तमीज नहीं? राजा चित्रगुप्त की बात सुनकर रतन मुस्कुराते हुए राजा चित्रगुप्त की ओर देखकर बोला, मैं कभी किसी राजा के सामने खड़ा नहीं हुआ, इसलिए मुझे नहीं पता कि उनके सामने कैसे खड़ा हुआ जाता है। मूर्ख लड़के, आम आदमी राजा के सामने सर झुकाकर खड़े होते हैं। तो फिर तो मुझे क्षमा कीजिए राजन, मैं अपना सिर ईश्वर के सामने झुकाता हूँ। और मुझे ये बताइए कि आखिर मुझे यहाँ पर बंदी बनाकर क्यों लाया गया है? तुमने हमारे सैनिकों की तलवार छीनी और उसका मजाक उड़ाया। तुम्हें उसका दंड मिलेगा, क्योंकि अगर ये बात किशनगढ़ में फैल गई तो हमारी सेना की बहुत ज्यादा बदनामी होगी और आम प्रजा में हमारे सैनिकों के प्रति डर और भय समाप्त हो जाएगा। राजा चित्रगुप्त की बात सुनकर रतन हंसता हुआ बोला, आपने सेना में मूर्खों की भर्ती कर ली है महाराज, और मूर्ख का मजाक ही उड़ाया जाता है। आप स्वयं बताइए, आपके सैनिक ने मुझे डराने के लिए तलवार निकाली और वो ये समझ नहीं पाया कि मैंने उसकी तलवार उसके हाथ से कब छीन ली। सोचिए महाराज, अगर वो सैनिक आपकी रक्षा के लिए होता तो आपको तो कोई 10 वर्ष का बच्चा भी पत्थर मारकर भाग जाता। रतन की बात सुनकर महल में बैठे हुए सभी लोग राजा चित्रगुप्त की ओर देखकर हंसने लगे। राजा चित्रगुप्त की बेटी भी अपने पिता की ओर देखकर हंसते हुए बोली, पिताजी, ये युवक तो आपसे बिल्कुल भी नहीं डर रहा। ऐसा लग रहा है जैसे कि राजा आप नहीं बल्कि ये हो। अपनी पुत्री की बात सुनकर राजा चित्रगुप्त बुरी तरह से क्रोधित होता हुआ रतन की ओर देखकर बोला, तुमने एक नहीं बल्कि 2 अपराध किए हैं। पहला अपराध, तुमने हमारे सैनिक की तलवार छीनी और उसका मजाक उड़ाया। दूसरा अपराध, महल में खड़े होकर तुमने महाराज यानी मेरा भी मजाक उड़ाकर अपमान किया। तुम्हें इसका दंड मिलेगा, और वो भी मृत्यु दंड। राजा चित्रगुप्त की बात सुनकर महल में सन्नाटा छा गया। महल में बैठे हुए सभी लोग रतन के चेहरे की ओर देखने लगे, मगर रतन के चेहरे पर डर का नामो निशान मौजूद नहीं था। ये देखकर राजा चित्रगुप्त आश्चर्य से रतन की ओर देखकर बोला, अजीब बात है, मृत्यु दंड का नाम सुनकर तो आम नागरिक रोने लगते हैं, क्षमा मांगने लगते हैं, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर तो डर दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि उल्टा तुम मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हो। क्या मैं इसे तुम्हारा साहस समझ लूं या तुम्हारी मूर्खता? महाराज, जीवन और मृत्यु ईश्वर के हाथ में है, ना कि आपके हाथ में। अगर मेरे भाग्य में मृत्यु दंड ही लिखा है तो इसे कोई नहीं रोक सकता, और अगर मेरे भाग्य में जीवन दान लिखा है तो आप तो क्या, संसार का बड़े से बड़ा सर्वशक्तिशाली राजा भी मुझे मार नहीं सकता। तो फिर देखते हैं तुम्हारे भाग्य में आज क्या लिखा है। हमारे किशनगढ़ राज्य में वर्षों से चली आ रही एक प्रथा है कि मारने वाले से उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है। बताओ, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? राजा चित्रगुप्त की बात सुनकर रतन राजकुमारी नीलम की ओर देखकर मुस्कुराता हुआ बोला, महाराज, मेरी आखिरी इच्छा है कि मृत्यु दंड देने से पहले मेरा विवाह राजकुमारी नीलम से कराया जाए। ये सुनकर राजा चित्रगुप्त तिलमिलाता हुआ बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही सामने मेरे पुत्री के साथ विवाह करने की बात करने की? तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी नहीं की जा सकती, इसके बदले तुम कुछ और मांग सकते हो। नहीं महाराज, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, परंतु एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो राजा मरने वाले व्यक्ति की अंतिम इच्छा भी पूरी नहीं कर पाए, तो उस राजा को उस व्यक्ति को मृत्यु दंड देने का भी कोई अधिकार नहीं है। रतन की बात सुनकर महल में बैठे हुए एक साधु, जो कि महल के राजगुरु थे, राजा चित्रगुप्त की ओर देखकर बोले, वो लड़का सही कह रहा है महाराज। नियम के मुताबिक अगर आप इसकी आखिरी इच्छा पूरी नहीं कर सकते तो फिर आपको इसे मृत्यु दंड देने का भी कोई अधिकार नहीं। राजगुरु की बात सुनकर राजा चित्रगुप्त रतन की ओर देखकर बोला, आज तो तुम अपनी बुद्धि और भाग्य के कारण बच गए, लेकिन याद रखना, हर बार बुद्धि और भाग्य साथ नहीं देता। मैं तुम्हें आजाद करता हूँ। राजा चित्रगुप्त की बात सुनकर रतन मुस्कुराते हुए महल से बाहर आ गया और अपने घर की ओर चला गया।
और राजकुमारी नीलम के ख्यालों में खो गया। रतन को चुप बैठा हुआ देखकर रतन की माँ रतन से बोली, क्या हुआ? वैसे तो तू सारे घर में शोर मचाए फिरता था, आज इतनी चुप्पी साधे हुए क्यों बैठा हुआ है? तभी रतन के पिता वहां आकर अपनी पत्नी से बोले, भगवान का शुक्र मनाओ कि आज ये जीवित बच गया, नहीं तो महाराज के हाथों मारा जाता। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? सारे राज्यों में तुम्हारे पुत्र की ही चर्चा हो रही है। कैसी चर्चा? यही कि इसने किस तरह से महल में महाराज को अपमानित किया और कितनी बेशर्मी से महाराज से उनकी पुत्री का ही हाथ मांगा, जबकि इसे महाराज से क्षमा मांगनी चाहिए थी। अपने पिता की बात सुनकर रतन अपने पिता की ओर देखकर बोला, जिसे आप बेशर्मी कह रहे हैं पिताजी, उसे निडरता और बहादुरी कहते हैं। रहा सवाल क्षमा मांगने का, तो जब मैंने कोई गलती की ही नहीं तो क्षमा किस बात की मांगता? तुम्हें महाराज से उनकी पुत्री से विवाह की बात करने की क्या आवश्यकता थी? क्या तुम्हें अपने और उनके बीच का अंतर नहीं मालूम? अरे वो किशनगढ़ राज्य के राजा हैं और तुम एक मामूली कामचोर व्यक्ति जो अपने माता पिता को मेहनत करके 2 वक्त की रोटी भी नहीं खिला सकता। अरे तुमसे तो कोई आम लड़की भी विवाह नहीं करेगी और तुम राजकुमारी के साथ विवाह करने के सपने देखने लगे। अपने पिता की बात सुनकर रतन बुरी तरह से क्रोधित होकर बोला, सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है पिताजी। हाँ, सपना देखकर अपने सपने को पूरा ना करना बुरी बात है। अब मैं इस घर में तभी कदम रखूंगा जब मैं राजकुमारी नीलम से विवाह कर लूंगा। इतना बोलकर रतन अपने घर से बाहर की ओर निकल गया। और फिर क्या रहस्य है उस रहस्यमयी गुफा का? बिरजू और बलराम के बेहोश होने के बाद उनका क्या हुआ? क्या रतन राजकुमारी नीलम से विवाह करने में कामयाब हो पाएगा या फिर वो अपने आप को किसी और मुसीबत में फंसा लेगा? इन सभी रहस्यों को जानने के लिए बने रहे इसके अगले एपिसोड तक रहस्यमय